और क्या हालचाल। कैसी चल रही तैयारी आप लोग? बढ़िया चल रही। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। हमने इसमें लिए हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। और हमें इससे है, इसको हम सॉल्व करेंगे आज, तो आपका सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। शुरू किया जाए। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? सर्सन रीजन है। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी इज हाफ एम जी आर। कह रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट किया जाए, उसको इंफिनिटी में पहुंचाया जाए, कह रहा है उसको यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी वो हाफ एम जी आर। क्या है, सही है? चलो, अगर हमें उसको इंफिनिटी में पहुंचाना है तो हमें उसको किस वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा? हमें उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा एस्केप वेलोसिटी से। यही पड़े हो ना? तो बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना दी होगी उसको? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, बताओ। काइनेटिक एनर्जी कितना दी होगी? हाफ एम इंटू वी ई स्क्वायर, मतलब एस्केप वेलोसिटी देके उसको प्रोजेक्ट करोगे ताकि वो बाहर निकल जाए। चलो रखो, हाफ एम वी स्क्वायर। एस्केप वेलोसिटी को आर जी के फॉर्म में क्या लिखते हैं? अंडर रूट टू आर जी, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो, इस रूट हट जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व होके आ रहा है एम जी आर। देख लो, और यहाँ क्या दिया है? हाफ एम जी आर। इसका मतलब ये रॉन्ग। चलो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a body is zero when it is projected to infinity। सही बात है। जब यहाँ भी इंफिनिटी में पहुंच जाता है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? सारी एनर्जी जीरो हो जाती है, काइनेटिक भी जीरो। इसका मतलब स्टेटमेंट असर्शन तो फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू। पहला ऑप्शन असर्शन इज फॉल्स एंड बट रीजन इज ट्रू, इसका मतलब यही स्टेटमेंट सही। असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये भी असर्शन रीजन कह रहा है रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू अ प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल एट प्लेन। तुमने केपलर्स का सेकंड लॉ पढ़ा है? अगर ये तुम्हारा फोकस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट को ए से बी जाने, मान लो ए से बी जाए, सेम टाइम लगा। अगर मान लो यहाँ से यहाँ जाने में टी टाइम लगा, और उसको यहाँ से सी से डी जाने में भी उतना ही टाइम लगा जितना ए से बी जाने में। आपने पढ़ा है कि जो इस सेम एरिया कवर करता है सेम टाइम में, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, ये भी पढ़े हो। और उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। आपने पढ़ा होगा डी ए बाई एरियल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। और ये किसके बराबर आती है? एल बाई टू एम के। ये भी पढ़े होगे। तो पहला स्टेटमेंट तो सही कि रेडियस वेक्टर जो होगा फ्रॉम द सन टू अ प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, लिखा ना, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। एंड दस एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज कांस्टेंट। सही बात। अगले पे आते हैं, फॉर अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। समझ गए? ये भी बात सही है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है। तो एल बराबर क्या होगा? एम वी आर। और ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पढ़े हो ना, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जो फोकस से ज्यादा दूर पे होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। इसका मतलब दोनों सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट।
समझ गए? हम्म। हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा है अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट विल स्केप। कह रहा है एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड क्या हो रही है? ये मान लो अर्थ है, एक सैटेलाइट है, इसके अराउंड क्या हो रही है? ये सैटेलाइट है हमारा। कह रहा है इसको हमें स्केप कराना। क्या कराना? चलो बताओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है? चलो, हाइट हम छोटी ही मान लेते हैं, अंडर रूट क्या होती है? अगर हाइट बहुत स्मॉलर होगी तो जीएम बाई आर ही लेते हो। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है आपकी। हमें बताइए स्केप वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट 2 GM/r। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है? रूट 2। इसका मतलब अगर हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी की स्पीड को हम रूट 2 टाइम्स बढ़ा दें, क्या करें? अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाए? कितना बढ़ जाए? इंक्रीज कर जाए कितना? रूट 2। तो क्या हो जाएगा फिर? तब वो क्या हो जाएगी? तब वो स्केप कर सकती है। बताओ रूट 2 टाइम्स कितना होगा? तो हमसे पूछा इंक्रीजेस बाय, कितना इंक्रीज किया, तो परसेंटेज चेंज निकाल सकते। फाइनल स्पीड कितनी बढ़ानी है? रूट 2 टाइम्स V0। पहले कितनी थी? V0। अब इनिशियल कितनी है? V0 इंटू क्या करते हो? 100। ये तो करते हो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या है? अरे ये रूट नहीं होगा, ये रूट नहीं, यहाँ पे रूट नहीं, यहाँ पे रूट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? V। ठीक है, ये कैंसिल हो। रूट 2 की वैल्यू 1.414 माइनस करोगे कितना आएगा? 0.41। इंटू 100 करोगे तो क्या आएगा? 41.4। चलो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि स्पीड कितनी बढ़ाई जाए? 41 पॉइंट अप्रोक्स वही है। ठीक है, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी को अगर डबल कर दे, क्या कर दे? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम और वाइटल स्पीड का स्क्वायर ही ना। कह रहा है अगर मैं इसको डबल कर दूं, क्या कर दूं? जस्ट डबल। तो देखो क्या आ रही है। और वाइटल स्पीड क्या होती है? अंडर रूट RG होती है, जी के आर के फॉर्म में अंडर रूट RG। रूट RG का स्क्वायर करोगे तो RG हो जाएगा और साथ में 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आया? mgr। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी देनी पड़ती है हमें उसको स्केप करने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले पहले क्वेश्चन में आया था ये mgr। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी डबल करोगे उसकी तो भी वो क्या हो जाएगी? स्केप कर जाएगी, और वो जस्ट बराबर हो जाती है जब जितनी स्केप वेलोसिटी से हम सरफेस से उसको प्रोजेक्ट करते हैं। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या है इसका? थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डेंसिटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स एंड इट्स रेडियस बिकम्स हाफ, व्हाट इज द वेट ऑफ अ सरफेस? बताओ ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होता है अगर डेंसिटी और रेडियस है? तो पढ़े हो ना जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रो इंटू आर के। अब क्या कह रहा थे? डेंसिटी बढ़ाई गई 4 टाइम्स और रेडियस किया गया हाफ। अगर हमारा जो जी डैश आएगा, डेंसिटी कितनी हो गई? 4 रो, और रेडियस कितना हो गया? हाफ। 2 2 जा 4, कितने टाइम्स बढ़ गई ग्रेविटी? 2 टाइम्स बढ़ गई। मतलब उसका जो वेट होगा वो भी 2, जितना जी बढ़ेगा उतना वेट बढ़ेगा। इसका मतलब उसका वेट भी डबल हो जाए। ये तो पढ़े हो ना, रिलेशन पढ़े हो आप। आगे बढ़ते हैं। There are two satellites, A and B of masses m and 3m revolving around the Earth in two circular orbit, जिसका रेडियस r है और 5।
ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो पूछा, बताओ ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? ऑर्बिटल स्पीड होती है अंडर रूट जी एम बाई आर। तो आपको पता है कि ऑर्बिटल स्पीड एस्केप वेलोसिटी वो इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ द सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट के। ये तो मास ऑफ द प्लेनेट है, ये तो दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इनवर्स हो गई किसके? रूट आर के। मतलब अगर मैं v1 और v2 मान लूंगा, मुझे लिखना पड़ेगा अंडर रूट R2 बाई R1। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स है, आर और रूट में भी है। R2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? R2 है 5R और इनिशियल कितना है R, तो R से R कैंसिल हो गया तो आया √5 और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1। तो हमारा रेशियो आ गया कितना? √5:1। ये तो आसान। चलो अगला क्वेश्चन है ये, इन रिलेशन टू ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सैटेलाइट डिक्रीज करती है इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ ऑर्बिट और इंक्रीज करती है इन द हाइट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, और क्या करें? डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द टाइटन एक्सपेंट इज आल्सो अलोंग द टेंजेंट टू द ऑर्बिटल पाथ ऑफ द लाइट एट दैट इट डिपेंड्स ऑन द मास। ये गड़बड़। आपको पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट वीएम बाई आर। ये तो प्लेनेट का मास होता है, ये रेडियस ऑफ द प्लेनेट है, वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तेरा डिपेंड करती है मास ऑफ सैटेलाइट। ये तो रॉन्ग हुआ ना, वो क्या पूछा है हमसे? इनकरेक्ट। इसलिए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ही है। यहाँ तो सही लिखा था कि डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ सैटेलाइट। सही ना? तेरा डिक्रीज करेगी विथ इंक्रीज इन द रेडियस। देखो रेडियस बढ़ाओगे तो ऑर्बिटल स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। सही है। डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? वो अलोंग द टेंजेंट ही यहाँ होगी, इधर होगी तो क्या होगी? ऐसे घूमती रहेगी तो डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग द टेंजेंट ही होगी। ठीक, आगे बढ़ते। For a satellite, if the time of revolution is t, then its kinetic energy is proportional to। तेरा कोई सैटेलाइट है जो घूम रही, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बताओ पहले, क्या होगा? हाफ एम ऑर्बिटल स्पीड या वी मान लेते हैं, वी नॉट। चलो वी नॉट ही रहने दो। चलो ये तो कांस्टेंट है, इसको हटाते हैं, अच्छा भी रहने दें। अब हमें बताया कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? वी नॉट आपको पता है क्या होता है? वी नॉट होता है अंडर रूट जी एम बाई आर। क्योंकि हमें लाना क्या है? स्मॉल आर लेते हैं, हमें थोड़ी पता कि हाइट छोटी है कि बड़ी। हमें उसको टाइम पीरियड के फॉर्म में लाना है। यहाँ पे हमें टाइम पीरियड, अब वो घूम रही है तो हमें पता है टी स्क्वायर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो देखो यहाँ से वी नॉट और आर में क्या रिलेशन है? वी नॉट और आर में देखो, तो यहाँ से पता चल रहा है कि वी नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वी नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट आर के। इसका मतलब है यहाँ से देखो आर और टी में क्या रिलेशन है? देखो आर की वैल्यू क्या लिखोगे? अगर मैं क्यूब हटा दूं तो क्या लिखूंगा? टी की पावर 2/3 लिख सकता हूँ। और अब इसको मैं लाके कहाँ रखूँ? इस वी नॉट को यहाँ लाके पुट कर दूं, तो मेरा रिलेशन क्या बनेगा? देखो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसके? वी नॉट स्क्वायर के। और वी नॉट का स्क्वायर अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर। और आर किसके प्रोपोर्शनल है? नीचे यहाँ लिखा हुआ है टी की पावर 2/3 के। टी की पावर 2/3 कहाँ चला जाए? डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये आपका रिलेशन कौन सा? फोर। सही। देख लो, स्टार्टिंग एनर्जी के फार्मूले का हमने ऑर्बिटल स्पीड से आर का रिलेशन निकाला और बताया कि टी स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, उससे हमने उसको रिलेट कर, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलो आगे।
इफ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ रिवॉल्विंग सेटेलाइट, कह रहे एक ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए, कोई सेटेलाइट घूम रही है, उससे रिलीज कर दोगे तो क्या होगा, वो भी उतनी ही वेलोसिटी से क्या होगा, उस पर कोई फर्क, वो भी उतनी ही वेलोसिटी से क्या करने लगेगा, उस ऑर्बिट में घूमने लगेगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। वो नीचे तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर तुम वो कोई सेटेलाइट घूम रही है और तुम अगर उसको किसी ऑब्जेक्ट को छोड़े तो क्या होगा, वो मूविंग फ्रेम से छोड़ रहे हो, क्या होगा, विल मूव, कह रहा किधर मूव करेगा, इन द सेम ऑर्बिट विद सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाँ यही सही, उसी ऑर्बिट में घूमेगा और उतनी ही वेलोसिटी से, कह रहा इन एन ऑर्बिट अवे फ्रॉम द प्लेनेट ना, कह रहा वेलोसिटी बढ़ जाएगी टूवर्ड्स द प्लेनेट, नहीं, इट विल स्टॉप मूविंग, नहीं, स्टॉप नहीं करेगा, उसी ऑर्बिट में वो भी घूमना चालू कर देगा। चलो अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन। Where it is possible to shield a body from gravitational field of another body by using a thick shielding material between them। कह रहा है दो ऑब्जेक्ट है, कह रहा है क्या करो, इसको किसी मटेरियल से क्या कर दो, शील्ड कर दो, ताकि इसका अट्रैक्शन इस पे ना, क्या ऐसा पॉसिबल है? दूसरा करेक्ट पूछा है, ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। Escape velocity of a body is independent of the mass of the body and angle of projection। सही है ना? आपको पता है कि escape velocity ना तो मास पे डिपेंड करती है जिसको फेंका जा रहा है, और कितने एंगल पे फेंका जा रहा है। लेकिन escape velocity का फार्मूला आपको पता है, अंडर रूट 2 GM/r, या इसी को क्या लिख सकते हैं, GM को GR² लिखते हैं तो 2RG हो जाता है बस। इसका मतलब ये वाला तो सही है। वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज करती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ना ना ना, जी का फार्मूला पढ़े हो, जी डैश, रोटेट करोगे तो क्या होगी वो, ये वाले फार्मूला, रोटेशन करोगे तो जी डैश क्या होगी, ओमेगा बढ़ाओगे तो जी घटने लगता है, क्या होने लगता है, इस फार्मूले से पढ़े हो ना। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन अ बॉडी इज ग्रेटर देन एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑन अर्थ, ग्रेटर थोड़ी होता है, दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। पहला ऑप्शन, इट इज पॉसिबल टू शील्ड, हम इसको शील्ड नहीं कर पाएंगे, वो उस पे फोर्स उतना ही लगाएगा जितना पहले के, हम किसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से अलग नहीं कर पाएंगे, वो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, उसको हम कुछ भी कर ले फोर्स उस पे सॉरी लगनी ही लगनी। चलो यही था ना, हाँ ठीक, आप उसको शील्ड नहीं कर, आप उसको शील्ड नहीं कर पाओगे। चलो, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ वी मूव हाइट एच, कह रहा है अगर हम ऊपर एच हाइट जाते हैं सरफेस से, तेरा हाइट बहुत छोटी है, क्या है, बहुत थोड़ा सा ऊपर गए। चलो, तुमने जी डैश का फार्मूला क्या पढ़ा, जी डैश का फार्मूला पढ़े होगे, और नीचे से उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 1+h/r का स्क्वायर लिख दो, मैंने उसको ऊपर ले गया। पता है ना, जब हाइट बहुत छोटी है तो बाइनोमियल से कहाँ जाता है, ये फोकस इधर आ जाता है, 1+nx हो जाता है, जब x बहुत छोटा होता है तो जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी इंटू -2h/, हमसे डेल्टा जी पूछा है तो बताओ जी डैश क्या होगा, v माइनस जी से मल्टीप्लाई हुआ है जी इंटू 2h/r, इस जी को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, जी डैश माइनस जी, तो कितना हो जाएगा ये, डेल्टा जी, माइनस साइन बस ये बता रही है कि जब ऊपर जाने पे जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, इस माइनस का क्या मतलब है, ये माइनस तो बता रहा है कि हाइट पे जाने पे जी घटता है, तो हमसे डेल्टा जी पूछा है तो डेल्टा जी है ये, तो आपका ये कितना, डेल्टा जी 2gh/r, क्योंकि हाइट बहुत छोटी है तो हम उसको बाइनोमियल से क्या कहते हैं, ये डेल्टा जी। अगर फ्रैक्शनल चेंज पूछता, क्या पूछता, फ्रैक्शनल का मतलब एरर वाला,
डेल्टा जी बाई जी नीचे लाते, परसेंटेज चेंज पूछता है, इंटू 100 कर। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा फॉर अ सॉलिड स्फेयर, क्या है यहाँ क्वेश्चन, कह रहा है फॉर अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर, कह रहा है उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे वेरी करेगा। सॉलिड स्फेयर है, आपने पढ़ा है कि जो सेंटर का पोटेंशियल होता है वो 3/2 टाइम्स होता है किसके, सरफेस के। ये तो पता है आपको सॉलिड केस में, देख लो ऑप्शन कौन सा है। आपको ग्राफ भी पता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हुए ग्राफ सेम, बस उसका जस्ट रिवर्स है ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, ढूंढ लो। यही है ना, जैसे से आर इनफाइनाइट होगा तो जीरो हो जाए, यही ग्राफ पढ़ ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हो। सेंटर कहाँ है, सेंटर देखो ये आर बराबर जीरो पे सबसे मैक्सिमम है। और देखो ये सरफेस पे है, ये सरफेस वाला, इसका 3/2, इसका 3/2 टाइम्स, आपको पता है ग्राफ नीचे ही होगा। चलो आगे बढ़ते। बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। अरे ये तो एकदम आसान है, बराबर एम ए पढ़े हो ना, बोलो एम जी ले लो, तुमसे जी पूछ रहा है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड को पूछ रहा है, फोर्स कितनी लग रही है, कह रहा है 5 न्यूटन, मास कितना है 20 ग्राम, उसको केजी बना लो, इंटू जी कर लो, एक जीरो से एक जीरो हटा दो, 2 से डिवाइड कर दो, आएगा 50, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 250। ये तो फर्जी। चलो आगे बढ़ते। If Earth suddenly stops rotating about its own axis, कह रहा अगर अर्थ घूमना बंद कर दे, तो कह रहा है जो अपेरेंट वेट होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट उस पर रखी गई है उसका वेट बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा। आपने पढ़ा है जी डैश का फार्मूला है जी माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। हमें पता है ये लैम्डा हम इक्वेटर से लिए रहते हैं, कहाँ से, ये लैम्डा कहाँ से लिया गया, इक्वेटर से। हमें पता है हम पोल पे जब जाते हैं, पोल पे लैम्डा कितना हो जाता है, पोल पे लैम्डा 90, जैसे ही लैम्डा 90 होगा कॉस 90 तो जीरो हो जाए, मतलब जी डैश की वैल्यू तो जी है। रोटेशन होने पर भी पोल पे जी डैश की वैल्यू जी ही, पोल पे ही तो जी ही आती है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, देखो विल डिक्रीज एट ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट इक्वेटर, नहीं, अगर रुक जाएगी तो इक्वेटर पे तो ओमेगा, ओमेगा घूमने की वजह से इक्वेटर पे कम आती है, क्योंकि इक्वेटर पे लैम्डा जीरो है, cos 0 1 होता है। इक्वेटर पे जो फार्मूला आता है जी डैश का वो ये आता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अगर घूमना बंद कर देगी तो जी डैश की वैल्यू जी हो जाएगी वहां पर। पहला तो रॉन्ग, तेरा घट रही है और प्लेसेस पे एक्सेप्ट इक्वेटर, नहीं, इक्वेटर पे बढ़ी है और घट नहीं रहे, पोल पे तो वही है, जी डैश की वैल्यू जी के ही बराबर है। विल इंक्रीज एट ऑल प्लेस एक्सेप्ट पोल, हाँ हर जगह बढ़ी, क्योंकि हर जगह ये वाला टर्म क्या हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया, हर जगह जीरो, ये तो पहले से ही जीरो था किसमें, पोल पे, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही है, बढ़ेगी ऑल प्लेसेस पे, हर जगह बढ़ जाएगी, क्योंकि ओमेगा जीरो हो चुका है, एक्सेप्ट पोल्स, क्योंकि पोल पे पहले से ही जी डैश की वैल्यू क्या है, जी है, जी है। ठीक है, हम्म, चलो आगे बढ़े। Two bodies moving in a circular path under their mutual gravitational attraction, assume no other force is acting on them, then the total work of the two bodies is particular time. अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है, आपको पता है उनके म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से घूम रही है। अगर अट्रैक्शन इधर है, ऑब्जेक्ट इधर जाना चाह रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, क्या हो रहा होगा, हो सकता है एक ऑब्जेक्ट यहाँ, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, और इसका डायरेक्शन अब फिलहाल इस तरफ, किधर है, इस तरफ भी ले लो कोई फर्क, दोनों एक दूसरे पे क्या, अट्रैक्शन फोर्स,
मतलब यही सेंट्रीपिटल फोर्स समझ लो। अब ये क्या होगा, देखो इसका ऑब्जेक्ट का मोशन किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, और फोर्स किधर लग रही है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर है, फोर्स कहाँ लग रही है, इधर, दोनों के बीच में एंगल 90। इसका मतलब वर्क डन तो जीरो आ, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में, वैसे भी तुमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा, वर्क डन क्या आता है, बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे है, तो वर्क डन का फार्मूला पढ़ते हो, एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑलवेज क्या है, परपेंडिकुलर है। चलो अगला क्वेश्चन, टनल इज डग along द डायमीटर ऑफ द अर्थ। आपको फार्मूला बताओ, अगर एक टनल बना दी जाए ऐसे, क्या फार्मूला, तो फार्मूला है भाई, क्या फार्मूला बताओ, क्या कहता है, डग इन डायमीटर ऑफ द अर्थ व्हेन अ मास m is released inside the tunnel। कह रहा है जब एक मास को यहाँ से क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, तो क्या होता है, फ्रॉम एंड इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। क्या कह रहा है ये इसके मीन पोजीशन के अराउंड क्या करने लगता है, एसएचएम करता है। और बताओ वो टाइम पीरियड क्या है, बताओ उसके टाइम पीरियड का फार्मूला क्या पड़े, सिंपल पेंडुलम का जैसे होता है सेम वैसे इसका होता है, बस लेंथ की जगह क्या है, रेडियस है। यही तो पढ़े हो, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट r/g, ये तो फार्मूला पढ़े ही होगे। आगे बढ़ते, if distance between earth and sun were 1/4 its present value, the number of days in a year would have been nearly। चलो क्या होता है फार्मूला, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये फार्मूला आपको पता है, तो हम क्या करेंगे, T1 बाई स्क्वायर हटा देते हैं, इक्वल टू लिख देते हैं R1/R2 की पावर, क्या लिखें, 3/2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन नेट से 1/4 हो जाए, मतलब R2 की वैल्यू क्वेश्चन में की कि R2 जो हो R1/4। तो यहाँ जब R2 की वैल्यू R1/4 रखोगे तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 की पावर 3/2। बताओ 4 का क्यूब होता क्या है, 4 के पावर 3/2 का मतलब है कि वो 4 क्यूब है और पावर हाफ है। 4 क्यूब का मतलब 64, 64 हाफ का मतलब √64, कितना आया, 8। इसका मतलब इसकी वैल्यू 8 आई। हमसे T2 पूछा है, और T1 कितना है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। इनिशियली नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं ईयर में, 365 अपॉन T2 इक्वल टू 8। 8 नीचे लाओ और T2 उधर ले जाओ, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, 8 इधर आएगा ना। 4 कहाँ ऑप्शन में, देख लो ऑप्शन ऐसे ही मिल गया पहला, क्योंकि नीचे आएगा तो 8 4 ही रह जाएगा, 4 एक ही ऑप्शन में, सी। ये सेकंड नहीं, ये तो थर्ड होगा ना, ये थर्ड है, ठीक है। ऐसे ही मिल गया ऑप्शन, देख लो, ठीक है, बड़े बड़े। चलो, कह रहा है रेडियाई ऑफ टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो दिस एंड देयर मीन टाइम डेंसिटीज आर दिस द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी तो पढ़े थोड़े पहले, हमें पता डेंसिटी का फॉर्म में क्या होता है, रो इंटू आर। तो G1/G2 जो होगा इक्वल होगा ρ1 R1 अपॉन ρ2 R। पढ़े हो? चलो, रेशियो रेडियाई का R1/R2 दिया था, और डेंसिटी का रेशियो है 1/2, और उसका रेशियो है 4:1। 2 2 4 आ गया, 2:1 मतलब 2 आ रहा है, दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, तो ठीक है, ये तो आसान था, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, सिंपल प्लेनम हैज टाइम पीरियड T1 on the earth surface and T2 when takes to height 2r above the earth surface, then the value of T2/T। सिंपल पेंडुलम है, क्या है,
बताओ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L/G। 2 पाई कांस्टेंट, L कांस्टेंट। ठीक है। तो टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? जी के। मतलब अगर मैं T2/T1 निकालूंगा, ऊपर T2/T1 पूछा है, ये इनवर्स रिलेशन है किसके? जी के। मुझे रूट में G1/G2 लिखना पड़ेगा। ठीक। ये इनवर्स रिलेशन है। कह रहा हर सरफेस पे थे तुम, उसको तुम ले गए कहाँ पे? 2r हाइट पे। तो यहाँ पे सरफेस पे तो जी है, और ये सेंटर रहा होगा, ये रेडियस r है, ओ एसेंट है। हाइट एच पे ले गए उसको, तो यहाँ की ग्रेविटी है जी डैश। कितनी है? पहले आपको जी डैश निकालना पड़ेगा। तो पहले जी डैश निकाल लो। मतलब G2 मान लेते हैं। जी डैश का मतलब G2। G2 ही लिया ना हमने, हाँ ठीक। चलो फाइनल G2 क्या है? ये G1 है। G1 तो जी है। तो बताओ G2 क्या होता है? जब हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है फार्मूला? G × 1 प्लस ये बड़े H/R। कितनी हाइट पे ले गए उसको? कितनी हाइट पे ले गए? 2r हाइट। और H/R का मतलब R। यही फार्मूला पढ़ते हो। अब बताओ R से R क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या है? G/9। अरे 1 + 2 3 का स्क्वायर। आ गया आंसर आपका। G1 की वैल्यू है G, और G2 की वैल्यू है G/9। G से G कैंसिल, 9 गया ऊपर, रूट से आ जाएगा बाहर, आ जाएगा 3। ये आपका फाइन देख लो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टू मास ईच ऑफ मासिम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर। कह रहा है दो मास है, ठीक है, एम और एन, उनको आर डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है। कह रहा है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव। अच्छा आपको पता है कि अगर किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकलने पे -1 होता है, पता है ना? मतलब -1 का मतलब -1 ही। लेकिन कह रहा है सबसे एन इलेक्ट्रॉन निकले। कितने निकले हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस ही आएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले? एन इलेक्ट्रॉन। तो दोनों से एन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो दोनों पे चार्ज क्या आया होगा? प्लस एन ई। और इससे भी आया होगा प्लस एन इंटू ई, यही आया होगा, क्योंकि दोनों से एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले। कह रहा ईच मास देन नेट फोर्स ईच ऑफ देम इज जीरो। कह रहा दोनों एक दूसरे पे नेट फोर्स जीरो है, मतलब इनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है एक दूसरे पे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के चार्ज के बराबर। इस वाली फोर्स के क्या हो जाएगा? चार्ज निकला है, इस पे चार्ज डेवलप हो गया ना, प्लस एनी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? G m1 m2/r²। ये तो पहले से। और चार्ज की वजह से कह रहा है कि नेट फोर्स जीरो, मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्या फार्मूला पढ़ते हो? K टाइम्स Q1। Q1 की जगह है Ne, Q2 की जगह Ne। K Q1 Q2/r²। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, r² से r² हट गया। हमसे n पूछा है, n मतलब n²। इधर देखो क्या बचा? G × m²। चलो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा K, और E × E आएगा E²। और है उधर n², तो इसको मैं रूट में कर दूं और बाहर n लिख दूं। ऑप्शन देखो कौन सा है। अच्छा जी, अब आपको पता है K की वैल्यू क्या होती है? K की वैल्यू होती है 1/4πε। इसको ले जाके यहाँ पे जब रखोगे, तो देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? Gm², नीचे E², ये ऑप्शन देख लो। आपका फाइनल आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। The duration of day will be when Earth sinks to such a way that its density becomes 8 कह रहा अर्थ जो ड्यूरेशन है डे का, वो कितना होगा अगर अर्थ श्रिंक कर जाए और उसकी डेंसिटी पहले से 8 टाइम्स ज्यादा।
वो कोई ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट है, इसको मैं छोटा कर दूं लेकिन मास तो वही रहेगा उसका। इसको कुछ भी कंप्रेस करके, जो भी करके इसको छोटा कर दोगे तो मास थोड़ी बदलेगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है इसका मास क्या रहेगा, मास तो कांस्टेंट इनिशियल। वो आपको पता है डेंसिटी का फार्मूला, मास अपॉन वैल्यू, मास कांस्टेंट होगा मतलब डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वैल्यू। मास क्या होगा, रो वन वी वन इक्वल टू रो टू, क्योंकि जब वो श्रिंक, मान लो पहले इतनी बड़ी थी, वो श्रिंक करके इतनी बड़ी, पहले रेडियस ज्यादा रहा हो, मैं उसको R1 मान लेता हूँ, बाद में रेडियस छोटा हो गया क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, ऐसा हुआ होगा। रो वन कितना है, रो वी वन कितना है, स्फेरिकल शेप है, 4/3 पाई R1 का क्यूब। रो टू कितना हुआ, कह रहा है 8 टाइम्स हो गया, मतलब जो रो टू है तुम्हारा वो 8 टाइम्स है रो वन। और वी टू क्या होगा, फाइनल फाइनल वैल्यू कितना है, 4/3 श्रिंक करने के बाद पाई R2 का क्यूब। क्या क्या जा रहा है वो देख, ये तो रो वन, 4/3 पाई, 4/3 पाई रो वन, रो आर वन का क्यूब, ये टू का क्यूब है, R2 का क्यूब है। आर वन की वैल्यू कितनी आएगी, टू का क्यूब है, क्यूब सारे क्यूब हटा दो, तो आर वन की वैल्यू पता चल गई कितनी, आर वन आपको पता चल गया 2R2। ठीक है, तो क्या है, उनसे पूछा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ द डे। अब कुछ नहीं करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, L1 बराबर है, क्या कर दो, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स कुछ नहीं है, टॉर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई टॉर्क नहीं लग रहा। I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, तभी तो टाइम पीरियड आएगा। आप देखो I1 क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², मास तो कांस्टेंट है दोनों का, श्रिंक करने पे मास तो क्या है, मास तो कांस्टेंट है। बताओ, श्रिंक करने के बाद हाफ एम, रेडियस पहले वाले का रेडियस तो R1 है, तो यहाँ R1² लिख, ω1 में क्या लिख सकता हूँ, मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो मैं लिखूंगा 2π/T1 12। I2 मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2/5 mr², R2², और R2 की वैल्यू कितनी है, अच्छा R2 को मैं R2 ही रखता हूँ और R1 को मैं 2R2 करूंगा, ठीक है। ओमेगा का फार्मूला क्या था, 2π/T, और यहाँ पे T2, बस यहाँ क्या करो थोड़ा सा चेंज, क्योंकि R1 की वैल्यू 2R2 के बराबर है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 2R2 का स्क्वायर। बस अब सॉल्व कर, क्या आ रहा है देखो, क्या क्या कैंसिल होगा, 2/5 m, 2/2 पाई R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, उधर बचा 4, उधर बचा 4/T1, इधर बचा T2, अरे 1/T2 भाई, 1/, यही बचा। अब देखो इसको रिवर्स कर दो दोनों, क्या कर दो, रिवर्स, तो T2 की वैल्यू आ गई T1/4। आपको पता है कि ड्यूरेशन ऑफ द डे होता है 24 आवर्स, 24/4 कितना आएगा बताओ, कितना आएगा भाई, 6 घंटे का हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द डे कितने का हो जाएगा, अगर अर्थ श्रिंक कर जाएगी तो डेंसिटी 8 टाइम्स, तो 6 घंटे का ड्यूरेशन। ये बढ़िया था, समझ गए, ये अच्छा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना, देख लो। चलो अगला क्वेश्चन, इमेजिन a light planet revolving around a massive star in orbit with radius times time period t, the gravitational force, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, आर की पावर -3, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल को बराबर करेगी, तो mr⍵² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर की पावर -3/2।
कैपिटल आर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर के फॉर्म में दिया। ये क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। देखो आर की पावर -3 तो मास तो कांस्टेंट। जब हमें ओमेगा मिलेगा तब तो हमें पूछा क्या, टाइम पीरियड कैसे आएगा, जब ओमेगा लाओगे तब ना टाइम पीरियड आएगा। चलो आर जाएगा नीचे फिर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर गया नीचे, आर की पावर 1 ऊपर गया तो -1, -3/2 -1 कितना होता है, -5/2। ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो और हाफ हो जाता है ना, पावर हाफ लिखते हो ना, स्क्वायर हटेगा तो पावर क्या लिखोगे, हाफ। तो हाफ पहले से एक और हाफ आ गया तो कितना हो गया, मतलब ओमेगा आ गया प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -5/4। लेकिन हमसे तो टाइम पीरियड पूछा। तो देखो टाइम पीरियड क्या होता है आपको पता है, 2 पाई/ओमेगा। मतलब टाइम पीरियड और ओमेगा एक दूसरे के इनवर्स है। इसका मतलब क्या पता चला, अगर टाइम पीरियड और ओमेगा एक दूसरे के इनवर्स, ओमेगा अगर इस माइनस के प्रोपोर्शनल है, तो बताओ टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, बस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस। देख लो कौन सा ऑप्शन है पहला ऑप्शन, प्लस में ही है, देख लो सही है ना। चलो आगे बढ़ते, कह रहा है lunar month of a planet consists of 84 days if the distance between the center of the planet moon is triple। ये तो तुम लगा सकते हो, ठीक है, मैं बस फार्मूला लिख दे रहा हूँ। आपको पता है T1/T2 क्या होगा, R1/R2 की पावर 3 पाई। T1 दिया हुआ है 84 डेज, ठीक है, और T2 आपसे निकालने को वो डिस्टेंस ट्रिपल हो गई, मतलब जो R2 है वो ट्रिपल हो गई, मतलब वो 3R1 हो गई, और पावर हटा दोगे और 100 लोड करके निकाल दो। अब जो भी आएगा आप सॉल्व कर लेना इसको, 3√3। 3√3 कितना होगा भाई, 5 के आसपास। सॉल्व कर लेना, यही है। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी भी। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लेनेट ऑफ मास एम रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑफ मास एम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। Another planet of mass to revolve around the sun in a circular orbit of radius 4 r with angles ओमेगा डैश पूछा है, रेशियो बताओ। फिर वही फार्मूला कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, आर क्यूब के। और आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, इस बार टाइम पीरियड नहीं, इस बार ओमेगा पूछा है। तो अगर मैं टाइम पीरियड को क्या लिखूं, 2 पाई/ओमेगा का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो तो क्या आ जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की। तो अगर मैं ओमेगा इधर कर दूं आर इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा, उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे, 1/r3। बस अब सॉल्व कर लोगे। अब मैं लिख दे रहा हूँ ओमेगा 1/ओमेगा 2, इनवर्स रिलेशन, R2 ऊपर R1 नीचे, और स्क्वायर हटेगा तो 1 की तो 3/2 ही आएगा, क्या आएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो 3/2 ही आएगा ना, हाफ करोगे तो। चलो R2 की वैल्यू दी दी है 4r, रखो यहाँ, R2 की वैल्यू है 4r, और R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है 8, पावर क्या है 3/2, आर से आर क्या, 4 का क्यूब, 4 की पावर 3/2 क्या है, 4 का क्यूब और उसकी पावर हाफ, मतलब रूट में चला जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और वो जाएगा रूट में तो बाहर क्या आएगा 8। तो ओमेगा 1/ओमेगा 2, हाँ मतलब उसने ओमेगा डैश माना, मतलब मैंने इसको ओमेगा 1 माना है, उसने ओमेगा 2 को ओमेगा डैश माना है, तो ऑप्शन आ गया आपका 8। ठीक है, देख लो सही। चलो अगला क्वेश्चन, if an object is projected from the surface of Earth with a speed k times of escape speed at distance of Earth, बताओ क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है इंटरस्टेलर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वो कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका गया, कितनी स्पीड से,
कितनी स्पीड से फूका गया उसको मान लेते हैं वीपी, इसको हम वीपी मान। कह रहा है ये के टाइम्स है किसके, एस्केप वेलोसिटी से के टाइम्स आता है। इंटरस्टेलर स्पीड का मतलब स्पेस में उसकी स्पीड, ये वीएस पूछ रही है। आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि जो वीपी स्क्वायर होता है वो वी स्क्वायर प्लस वी वी एस स्क्वायर खड़े हो गए। ये क्या है जिससे उसको फेंका गया, वी क्या है वो स्केप वेलोसिटी है, और वी एस है जो उससे आपसे स्पेस में जो उसकी स्पीड है वही आपसे पूछ रहा है। ये तो पूछा है इंटरस्टेलर स्पीड, मतलब वी एस ये निकालना है आपको। वीपी कितना दिया हुआ है, के टाइम्स वीई। मैं लिखूंगा के टाइम्स वी का स्क्वायर, और इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, इधर बचेगा वी एस का स्क्वायर। अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको रूट में ले जाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो वी कहाँ आ जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, वी बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वी एस। देख लो यही बचेगा। तो स्क्वायर हटाओगे तो रूट में जाएगा और ये कॉमन हो गए वी स्क्वायर, वी बाहर आ जाएगा। और वी की वैल्यू आपको पता है, अच्छा सब रूट के अंदर ही है क्या, अच्छा पूरा रूट के अंदर ही है, बाहर नहीं लिखा। चल ठीक है, तो पूरा रूट के अंदर ही कर देते हैं, इसको अंदर कर देते हैं स्क्वायर करके। और पता है आपको v का स्क्वायर, v क्या होता है आपने पढ़ा है, अंडर रूट टू आर जी। क्योंकि जब रूट के अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर होके जाएगा ना, तो स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा टू आर जी, और अंदर रूट में क्या आएगा के स्क्वायर माइनस वन, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। देख लो कहाँ, टू आर जी अंडर रूट के स्क्वायर माइनस वन, ये रिलेशन पता है ना आपको, इसी का यूज। चलो आगे। There are two particles and we of different masses instantly at rest starts moving towards each other under the mutual attraction. दो ऑब्जेक्ट हैं, तुमको पता है अगर वो अपने म्यूचुअल अट्रैक्शन से जाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में पड़ेगा। अगर वो एक दूसरे से म्यूचुअल अट्रैक्शन पे जा रहे हैं तो दोनों जस्ट अपोजिट जा रहे हैं और उनका मोमेंटम सेम क्या होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, मोमेंटम दोनों का क्या होगा सेम। जब तुम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे, फार्मूला क्या पढ़ते हैं, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m। तो ये फार्मूला जब लगाओगे, एक ही तरफ चल रहा है, एक इस तरफ चल रहा है, अपोजिट में चल रहा है, और ये दोनों बराबर है, तो बीच में माइनस साइन आएगी ना, दोनों अपोजिट में चल रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आता है। अगर वो म्यूचुअल डायरेक्शन से चल रहे हैं तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन एज जीरो। अच्छा, कह रहा है ये मान लो यार, कह रहा है यहाँ पे सरफेस का पोटेंशियल जीरो होगा तो सेंटर का क्या होगा ये। हाँ तो आपसे सेंटर का पूछा है यहाँ। चलो बताओ, अगर ये तो सॉलिड स्फीयर ही है, क्या है, और आप अंदर की तरफ, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है GM/R³ इंटू आर इन साइड, कहाँ का, इन साइड का फार्मूला। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हो, AM/R³ इंटू आर। जो इलेक्ट्रोस्टैट जिसको आता है उसको ये सब भी आता है, ये सारा टॉपिक वहीं से सेम ही, तो कुछ फर्क नहीं। तो हमें चाहिए पोटेंशियल, हमने वहां भी पढ़ा E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, पढ़े हो गए पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमें चाहिए dV, तो dV क्या होगा माइनस, मैंने माइनस उधर शिफ्ट कर दिया, और लिखूंगा E.dr लिखूंगा। चलो लगाओ माइनस, E की वैल्यू ये कितनी, माइनस लगा सकते हो, आगे डायरेक्शन लेना है तो -GM/R³ इंटू आर साथ में dr। अब बताओ
पहले तुम कहाँ थे? सरफेस पे, तो सेंटर से कितनी दूर पे थे? आर डिस्टेंस पे। कितने पे थे? आर पे। आर डिस्टेंस पे थे। अब तुम पहुंच कहाँ गए? सेंटर पे। सेंटर का मतलब आर जीरो। बस आप इसी को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो, माइनस माइनस बाहर लाओगे प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाहर क्या आया? GM/R³ कॉमन आ गया, क्योंकि ये तो पूरा बाहर आ जाएगा, ये तो पूरा, ये माइनस बाहर आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया। बचा क्या? R/dr। आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? R²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? R से जीरो। अब बताओ, जब R से जीरो रखोगे, R जीरो पे तो जीरो हो जाएगा, और जब R रखोगे तो आएगा -R²/2। देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सॉल्व होके माइनस R² से R² चला जाएगा, एक R बच जाएगा, तो -GM/2 आएगा। देख लो क्या है आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल नेगेटिव ही आता है, आपको ही पता है। -GM/2। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बॉडी इज द वेट 63 न्यूटन है, सरफेस ऑफ अर्थ कितना है? कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे, उसका वेट है 63 न्यूटन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ? मतलब तुम थोड़ा ऊपर गए हो, कितना ऊपर गए हो? R/2। आपको पता है जितना जी घटेगा उतना ही वेट घटेगा, आपको पता है। अब मैं जी डैश निकाल, क्या होता है फार्मूला? G अपॉन 1 + h कितना गए? R/2 अपॉन R। कितना हाइट गए? ये गया ना, R/2, यही तो हाइट गए। अब इसी को सॉल्व करेंगे, R से R हटेगा, 1 + 1 + हाफ क्या होता है? 3/2। टू गया ऊपर, 2/3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू जी। तो जी कितने टाइम्स हो गया आपका? जी 4/9 टाइम। जितना जी घटता है उतना ही वेट भी हो जाएगा, तो नया वेट क्या हो जाएगा? 4/9 इंटू 63, 9 7 जा 7 4 जा, ठीक है, 28 है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। कह रहा है, if a planet of mass is revolving around the sun in a circular orbit of radius 2r with time period t mass of the sun। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, प्लेनेटरी मोशन टाइम पीरियड टी का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 4 पाई अपॉन GM टू। ये बेसिक रिजल्ट आपको पता है, यही होता है। यही तो केप्लर्स का थर्ड लॉ है। टी स्क्वायर ये कांस्टेंट मान लेते हैं, पूरा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R³। ये तो केप्लर्स थर्ड। तो हमसे मास पूछा है, ये एम पूछा है। एम उधर कर दो, टी स्क्वायर नीचे कर दो, और आर की जगह क्या रखना ये ध्यान दो, आर की जगह 2r लेना बस। क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर, नीचे टी स्क्वायर आएगा, एम उधर चला गया है, तो जी इंटू टी स्क्वायर, और आर की जगह लेना है 2r का क्यूब। अब ऑप्शन मैच करेंगे, देखो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 4 जा 32। देखो 32 कहाँ पे है? 32 एक ही जगह पे है, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन से मैच करा लो। चलो आगे बढ़ते। इफ रेडियस ऑफ अ श्रिंक बाय दिस, आपको पता है जी का फार्मूला Vm/R। अगर रेडियस घटेगा, श्रिंक का मतलब घट रहा है, मतलब जी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव आएगी। जी बढ़ने का मतलब पॉजिटिव, और 10 से कम है ना, ये क्या है? लेस देन 10% है, तो एरर वाला फार्मूला हम डायरेक्ट लगा देते हैं। बताओ जी कितना बढ़ेगा? बताओ भाई, एरर बढ़े हो ना, परसेंटेज एरर, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ एरर वाला। जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो कांस्टेंट है ना। बताओ जी कितना परसेंट बढ़ेगा? परसेंटेज जी कितना बढ़ेगा? पावर कितनी है? 2, 2 इंटू माइनस हो जाए प्लस, हम तो मॉड लगाते थे ना। कितना परसेंट है? 2%। 2 2 जा 4, तो कितना परसेंट बढ़ेगा? 4%, +4 बस। आपको पता है जब रेडियस घटेगा तो जी बढ़ेगा, और जब भी 10 से कम होता है तो हम डायरेक्ट एरर वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, और 10 या 10 से ज्यादा पे फाइन कब लगाते हैं? फाइनल माइनस
इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अगला क्वेश्चन, if the gravitational force between the two objects varies as this, ठीक है, where is the distance between the object and orbital speed of an object in the circular path of radius r। अच्छा, कह रहा है अगर उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है वो Gm बाई आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब, ठीक है, और जब वो घूम रहा होगा किसमें, तो उस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, एम एम वी स्क्वायर बाई आर, यही लगेगी। दोनों फोर्स को बराबर करो, जी इंटू एम बाई आर क्यूब इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये सबको हटा दो, सबका तो कोई रिलेशन, इससे इसका रिलेशन तो पूछा नहीं, जिसका पूछा उसको देखो, एक आर से एक आर हटा दो, बचा आर स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा वी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा दो दोनों के, तो वी आएगा, स्मॉल आर चाहे कैपिटल आर एक ही बात है। उसने कैपिटल आर लिया, हमने स्मॉल आर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी कैपिटल आर को स्मॉल कैपिटल आर मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। हम्म, समझ आ रहा है ना। तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर। अरे थ्री वहां से दिस। हाँ ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ कैसे निकालते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है बताओ। मानना पड़ेगा माइनस जी m1 m2 बाई। देखो कितने इंटरेक्शन होंगे, एक इसके बीच, एक इसके बीच, एक इसके बीच। आपको पता है m1 इंटू m2 होगा, ये तो पता है ना। 3 2 6, एम सब में है तो एम स्क्वायर आना है, एम इंटू एम आना है, छोड़ दो उसको। आर भी सेम है, ए इक्विलेटरल ट्रायंगल को जल्दी करना है। 3 2 6, एग्जाम में कैसे करोगे, पता है एक 6 आया, 3 1 3, 3 आएगा, 2 1 1 है ना, 1 6 3 2 कितना होता है 11। 11 कहाँ इसमें देख लीजिए, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। पूरे फार्मूले से लिखोगे तो भी वही आएगा, माइनस लिखोगे, फिर 3m लिखोगे, फिर 2m लिखोगे, फिर r लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर लिखोगे जी 3m इंटू m, वो भी r है, फिर r लिखोगे, फिर लिखोगे माइनस जी इंटू एम इंटू एक इंटरेक्शन इनके बीच है, एक इंटरेक्शन इनके बीच में होगा, एक इसके बीच में बनेगा और एक इसके बीच में होगा, 3 बनेंगे ना टोटल। पूरा सॉल्व करोगे यही आएगा। एग्जाम में ऑप्शन से सॉल्व करने बहुत सारी चीज है। There are minimum speed with which a body must be thrown to reach a height r/4 above the surface of earth। कह रहे एक ऑब्जेक्ट, एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको कितनी स्पीड दे ताकि वो कितने ऊपर चला जाए, r/4, बस। उसके बाद फिर वापिस आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। मतलब यहाँ भी उसके बाद दो एनर्जी, एक तो काइनेट, एक तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस वाली, और एक जिससे फेंक रहे हो काइनेटिक। लेकिन जब वहां पे पूछेगा r/4 पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, सिर्फ उसके पास पोटेंशियल होगी, वहां से लौटेगा वो। बस एनर्जी कंजर्व करा दो, चलो। फेंके काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम स्क्वायर माइनस। जब ये सरफेस पे था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी m इंटू m भाई, ये हो तो होगा, चलो इक्वल टू, जब हाइट पे पहुंच गया यहाँ तो फाइनल कितनी होगी, माइनस Gm m। काइनेटिक तो जीरो होगी ना, वहां पे रुक जाएगा ना जाके। आर कितना होगा, ये आर प्लस r/4, आर प्लस r/4 कितना होता है भाई, 5r/4, तो 4 ऊपर कर देता हूँ। इसी को सॉल्व करना है आपको। अच्छा इसको उधर लेके चले जाओ, Gm/r, इधर क्या बचेगा, हाफ mv², इसको उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो Gmm/r ये माइनस में रहेगा, 4/5
जी एम एम बाई, अच्छा एम एम कैंसिल हो जाएगा सबका, ये हटा दो। ये जी एम बाई आर है, 1 - 4/5, 1 - 4/5 कितना आएगा? जी एम बाई आर तो कॉमन है ना भाई, दोनों में कॉमन है, 1 - 4/5 एक आएगा 1/5। चलो टू, अच्छा टू उधर कर दो, हमारा वी स्क्वायर है। और जीएम आपको पता है, जीएम की वैल्यू कितनी है, जी आर स्क्वायर, ये भी तो पता है आपको। और टू कहाँ चला गया उधर, तो टू, और नीचे क्या आया 5 आर, एक आर से एक आर। वी स्क्वायर की वैल्यू आई 2 RG/5, तो वी कितना आएगा 2 RG/5, ये रूट में ना, देख लो। सही है, चलो आगे बढ़ो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन बॉडी ऑफ मास एम इज रेज्ड टू हाइट क्लियर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो बताओ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़े हो ना, डेल्टा यू क्या पढ़े हो, mgh, ये पढ़े हो, 1 + h/r, ये आपने फार्मूला पढ़ा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, आपको याद होना चाहिए भाई बहुत सारी चीज। चलो कितनी हाइट पे ले जा रहे हैं उसको, कह रहा है 3 R पे ले जा, तो रखो हाइट की जगह क्या लिखोगे, 3 R लिख दो, जहां जहां एच है वहां वहां क्या लिखोगे, 3 R। चलो इसी को तीन तरीके से बुलाए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, या वर्क डन बोल दो, तीनों का फार्मूला ही। भाई यहाँ से यहाँ ले जाने को वर्क करना पड़ेगा ना आपको, तो तीनों एक ही बात है, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, थ्री, नीचे आया 1 + 3 4, ऊपर 3 3/4 mgr, ये आपका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, तेरे बॉडी ऑफ मास 100 kg is taken from the earth surface to height equal to the radius of earth। अरे एक ही भाई सेम पूछा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर वही फार्मूला क्या, mgh 1 + h/, देखो तो कितना ऊपर ले गया है, हाइट कितनी है, इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, जो हाइट है तुम्हारी वही आर के बराबर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई रखो अब इसमें, एम जी एच की जगह आर रख दो, 1 + R/r, आर से आर कैंसिल हो गया, तो क्या है नीचे 1 + 1 बचा 2, और साथ में mg/r, चलो वैल्यू रखो फटाफट। मास कितना दिया है, 100 kg, मास रख दो 100 kg, आंसर आ गया, हाफ इंटू 100 × G/r, उसे डिवाइड कर दो कितना आएगा 50 Gr, या Rg जो भी, ये आ गया। ठीक है, ये तो वही वाला सेम था, ठीक है आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है ये, अरे ये तो वही वाला सेम क्वेश्चन पीछे आया था अभी थोड़ी देर पहले, 41.4% बढ़ाओगे तो वो स्केप कर जाएगा, ठीक है आगे बढ़ते। टू बॉडीज ऑफ मास सेम आर प्लेसिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द पॉइंट विद द ग्रेविटी, कह रहा है दो मास, क्या है, दो मास है ये, एक का मास कितना है m, दूसरे का मास कितना है 4, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस पॉइंट में बताओ जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो। आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे जीरो होगी, किसके पास होगी, जिसका मास कम होगा उसके पास, ये तो पढ़े हो आप, उसको R1 मान लो, उसको R2, R1 और R2 का शॉर्टकट क्या पढ़, शॉर्टकट में निकाल, आपने पढ़ा होगा, जिस जिस अगर मैं इस पॉइंट से निकालू, ये पॉइंट P है जहां पे फील्ड जीरो है, आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड मास की तरफ होती है, डायरेक्शन उसकी किधर होती है, टूवर्ड्स द मास, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी तरफ होगी, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी तरफ होगी, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा बीच में जहां दोनों एक दूसरे को जस्ट बराबर कैंसिल कर देंगे, उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी। और वो पॉइंट कैसे निकलता है, R1, शॉर्टकट क्या है, जिस मास से निकालना है, मैं इस मास से निकाल, क्या करो इसको रूट में रखो अपॉन,
दोनों मास को रूट में रखो प्लस लगा के। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसे ही निकालते हैं, इनटू टोटल डिस्टेंस। सॉल्व कर लो, एम से एम हट जाएगा रूट। देख लो कितना आया, R/3 आ गया। अगर ये R/3 है, अगर आपका ये R/3 है, तो ये कितना होगा, 2R/3 होगा यहाँ। बस अब तो आपका सॉल्व हो गया। अब आपको पोटेंशियल का फार्मूला पता है, माइनस जी एम बाई आर। चलो टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस जी इंटू स्मॉल एम। कितनी दूरी पे है इस पॉइंट से, R/3, तो क्या लिखोगे, R/3, फिर लगाओगे माइनस जी इंटू 4m। कितनी दूरी पे है ये 4m, बताओ भाई, 2R/3। थ्री गया ऊपर, दोनों के थ्री ऊपर चले गए, तो माइनस 3 GM। थ्री गया ऊपर, और ये 2 2 सा 4 कर दो। थ्री गया ऊपर, 3 2 सा 6, 6 GM/R। और ऑप्शन देख लो, -6 -3 होता है -9, -9 GM। ये शॉर्टकट याद रखो, ये तुम पूरा GM/R² लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, G×M, इससे माने R1 डिस्टेंस, तो उससे मानना पड़ेगा G×4M अपॉन X-R, ऐसा ना। अच्छा नहीं, उल्टा लिख दिया क्या, R माइनस, तो फिर नहीं तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो बेस्ट है कि ऐसे निकाल लो फट से। ठीक है आगे बढ़ते, एस्केप वेलोसिटी। ये तो फार्मूला है, क्या होता है इसकी वेलोसिटी, √2 GM/R। आगे बढ़ते, हाँ ये बताओ, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास, एक रॉड है, पॉइंट मास नहीं है। मास पूरा फैला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ पूरा मास है। कह रहा है एक मास यहाँ पे रखा हुआ है, वहां पे क्या है, एक्चुअल में मास यहाँ पे नहीं है, ये मास यहाँ, कितनी डिस्टेंस पे है, L। और ये रॉड की लेंथ भी कितनी है, L। और इसका मास कितना है, कैपिटल। और यहाँ पे एक मास रखा है, कह रहा है दोनों से